4 सितंबर 2020 के पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार के समय से पहले दिल्ली में पुरानी एक्साइज पॉलिसी लागू थी। इसके अकॉर्डिंग शराब के सरकारी ठेके भी हुआ करते थे, यानी कि सरकार खुद ही अपनी दुकानों पर शराब की बिक्री करवाती थी। लेकिन इस पुरानी शराब नीति के कारण दिल्ली सरकार को नुकसान हो रहा था। दिल्ली सरकार शराब की बोतल पर जीएसटी की बजाय 25% वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट की वसूली करती थी, लेकिन वहीं पर शराब दुकानदार अपना खेल खेल जाते थे। आइए जानते हैं दिल्ली शराब घोटाले की इंपॉर्टेंट डिटेल्स। दरअसल होता यह था कि इन दुकानों के जरिए शराब की जितनी ज्यादा बोतलें बिकती थी, दिल्ली सरकार को शराब की बिक्री से उतना ही ज्यादा रेवेन्यू आता था। लेकिन लिकर शॉप के ऑनर अपनी बिक्री कम दिखाकर फायदा उठाते थे, यानी फेक सेल और एक्चुअल सेल के डिफरेंट का नुकसान सरकार को उठाना पड़ रहा था। इसके अलावा बार क्लब के लिकर लाइसेंस प्रोवाइड कराने में कई ऐसे मीडिएटर आ गए थे जो इस धंधे में मोटी मलाई काटते थे। साथियों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस बिना किसी रुकावट के आप देख सकें। इसके अलावा एक तीसरा ड्रॉबैक ये था कि दिल्ली के बॉर्डर से सटे एरिया जैसे गुरुग्राम के क्षेत्रों में ड्राई डेज की संख्या कम थी। इसलिए जब दिल्ली में ड्राई डेज होता था तो लोग शराब खरीदने के लिए दिल्ली से बाहर चले जाते थे। अब दिल्ली की नई सरकार चाहती थी कि दिल्ली में लिकर के बिजनेस से जो रेवेन्यू मिडिलमैन खा रहे हैं उसे रोका जाए। इसके बाद 4 सितंबर 2020 को दिल्ली की सरकार इन तमाम चीजों को लेकर एक एक्सपर्ट की कमेटी का गठन करती है। इसे दिल्ली के एक्साइज कमिश्नर मिस्टर कृष्णा लीड कर रहे थे। सरकार ने उन्हें लिकर बिजनेस के चैलेंज के बारे में बताया और इसके ऊपर एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा। यह कमेटी 13 अक्टूबर 2020 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देती है। इसके बेसिस पर सरकार 5 फरवरी 2021 को एक कैबिनेट की बैठक बुलाती है, जिसमें नई शराब नीति पर चर्चा होती है। आपको बता दें, उस समय दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया थे। दिल्ली सरकार के कुल 33 मंत्रालयों में से 18 का कामकाज ये देखते थे और एक्साइज डिपार्टमेंट भी उनके पास ही था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो की तरह काम कर रहे थे। मनीष सिसोदिया के साथ दिल्ली सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और रेवेन्यू मिनिस्टर कैलाश गहलोत को भी काम पर लगा दिया जाता है। इन तीनों को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का नाम दिया गया और अब इन तीनों को टास्क दिया गया कि नई एक्साइज पॉलिसी को किस तरह एग्जीक्यूट किया जाए। जब इनके पास लिकर पॉलिसी का ड्राफ्ट आता है कि इसे फाइनली रिव्यू करके अपनी तरफ से वेरीफाई कर देते हैं। दिल्ली एक सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप में रूल किया जाने वाला स्टेट है, इसलिए सरकार ने जिस शराब नीति को बनाया उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर से अप्रूव करना जरूरी होता है। पहले जहां शराब की दुकानों का संचालन सरकार के हाथ में भी होता था, आपकी सरकार ने यह तय किया कि वो खुद शराब नहीं बेचेंगे, बल्कि सारी शराब व्यापारियों के माध्यम से ही बिकवाएंगे। पूरी दिल्ली को नई शराब नीति के अकॉर्डिंग 32 अलग अलग जोन में बांटा गया और ये डिसाइड किया गया कि हर एक जोन में शराब की 27 दुकान खोली जाएंगी। पहले शराब की दुकान का लाइसेंस लेने के लिए 6 से 7 लाख रुपए खर्च करने होते थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में शराब के लाइसेंस का ऑक्शन ऑर्गेनाइज करना चाहती थी। पहले दिल्ली में शराब पीने की उम्र 25 साल थी, उसे सरकार ने नई नीति के तहत कम करके 21 साल कर दिया। इसके बाद दिल्ली में शराबबंदी के ड्राई डेज की संख्या 23 हुआ करती थी। नई नीति के तहत सरकार ने इसे केवल 3 दिन कर दिया। नई शराब नीति में दुकान खोलने वालों के लिए भी कुछ चीजों को मैंडेटरी किया गया, जिसके तहत शराब की दुकान का एरिया कम से कम 500 स्क्वायर फीट होना चाहिए। दुकान में एसी लगा हुआ होना चाहिए। ऐसा सरकार ने इसलिए किया था ताकि दिल्ली में आने वाले फॉरेन कंज्यूमर्स को फैसिलिटेट किया जा सके। इसके अलावा पहले दिल्ली में रात 8 बजे तक के बाद शराब नहीं मिला करती थी, लेकिन अब सरकार ने शराब की बिक्री का समय रात के 3 बजे तक का कर दिया था। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार ने अपनी इस नई पॉलिसी में शराब की होम डिलीवरी को भी परमिटेड किया था। सरकार नई शराब नीति को लेकर इतनी एक्साइटेड थी कि उसका कहना था कि पुराने समय में जहां सरकार को केवल 5,000 करोड़ का रेवेन्यू मिलता था, अब वो सीधे 8,000 करोड़ का हो जाएगा। 15 अप्रैल 2021 को लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली सरकार की नई शराब नीति को अपनी तरफ से अप्रूवल दे देते हैं। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 में नई शराब नीति को लागू करने का फैसला किया, लेकिन इससे 2 दिन पहले यानी 15 नवंबर को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नई शराब नीति में एक नए क्लॉज को ऐड कर दिया, जिसमें इसके अकॉर्डिंग शराब की नई दुकानों को खोलने के लिए डीडीए और एमसीडी की परमिशन लेना जरूरी हो गया। दरअसल नई शराब नीति में सरकार शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाने जा रही थी। नियम के अनुसार शराब की दुकान किसी भी शिक्षण संस्थान जैसे स्कूल कॉलेज के पास नहीं हो सकती। साथ ही कोई धार्मिक स्थल जैसे कि मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च से लगभग 100 मीटर दूर पर ही होनी चाहिए। इसके अलावा शराब की दुकान ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहां लोग अनकंफर्टेबल फील करें या फिर वो एरिया ही अनऑथराइज्ड हो।
शराब नीति लागू होने के लास्ट मोमेंट पर अचानक ये चेंज हुआ तो इसका काफी विरोध भी हुआ, लेकिन फाइनली शराब पीने की उम्र को लेकर सरकार ने जो डिसीजन लिया था उसे रोल बैक करना पड़ा। ऐसे ही कुछ मोटे मोटे चेंजेस के साथ फाइनली दिल्ली में नई शराब नीति लागू हो गई। लेकिन दिल्ली सरकार की ये नई पॉलिसी गेम चेंजर साबित होने की वजह गेम ओवर बनती चली गई। नई शराब नीति को लेकर जो बवाल खड़ा हुआ उसके चलते सरकार को केवल 8 महीने के भीतर ही इस पूरी की पूरी शराब नीति को वापस लेना पड़ा। इस पॉलिसी को लागू करते ही सबसे बड़ी दिक्कत खड़ी हुई उन लोगों की तरफ से जो केजरीवाल सरकार से लिकर को सेल करने का लाइसेंस लिए थे। कुल 849 शराब लाइसेंस में से 644 लाइसेंस सरकार बेच पाई, मगर इन दुकानों के खुलने के रास्ते में भी अड़चन थी, क्योंकि इन नई दुकानों के खुलने के लिए डीडीए और एमसीडी की परमिशन जरूरी थी। नई शराब नीति 2021 के मास्टर प्लान के पॉइंट 15.6.2 के अकॉर्डिंग किसी भी शैक्षणिक या धर्म स्थल के 100 मीटर के दायरे में शराब की दुकान खुली ही नहीं जा सकती, यानी वहां पर एमसीडी और डीडीए शराब की दुकान खोलने का अप्रूवल ही नहीं देंगे। लेकिन इस नियम की तरीके से धज्जियां उड़ाई गई। चाणक्यपुरी में गुरुद्वारे के 100 मीटर के दायरे में शराब की दुकान खोली गई। इस तरह लगभग 67 वार्ड में इस तरह शराब की दुकान खोली गई। शराब की इन दुकानों के खिलाफ कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिए कि शराब इन सभी को अनकंफर्ट जोन से हटाकर कहीं और शिफ्ट किया जाए। अब प्रॉब्लम यह हो गई कि शराब के जिन वेंडर्स ने लगभग 5 करोड़ रुपए की फीस चुकाकर शराब बेचने का लाइसेंस लिया था, उनके लिए दुकान चला पाना आसान नहीं था। लाइसेंस फीस के अलावा उन्होंने मोटी सिक्योरिटी मनी भी जमा की। इन तमाम दिक्कतों के बारे में वो पहले से नहीं जानते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि अब ये लोग अपनी लाइसेंस फीस वापस मांगने लगे। खासतौर से मांगूटा एग्रो फर्म प्राइवेट लिमिटेड अपनी लाइसेंस फीस वापस दिए जाने के लेकर कोर्ट में चली गई। अब नई शराब नीति के तहत कुल 849 शराब की दुकान खुली थी, लेकिन केवल 600 ही बची थी, और इनमें से भी जिन दुकानों के खुलने की संभावना थी उनकी संख्या केवल 400 थी। इन तमाम प्रॉब्लम्स के कारण साकेत, महिपालपुर, कमला नगर जैसे इलाकों में शराब की जबरदस्त कमी होने लगी। अब लोग नई शराब नीति को लेकर सवाल खड़े करने लगे। इस नई शराब नीति में अब नियमों का उल्लंघन भी होने लगा था। दरअसल नियम के हिसाब से इस फील्ड में मोनोपोली को रोकने के लिए जो व्यक्ति शराब बनाएगा वो स्वयं शराब की दुकान नहीं खोल सकता, यानी मैन्युफैक्चरर लिकर वेंडर नहीं बन सकते। इस नियम का उल्लंघन कई जगहों पर देखने में आया। बाकायदा मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी लॉबी बनाई और खुद ही शराब बेचने के लिए मैदान में उतर गए। वो एमआरपी से कम रेट पर शराब देने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने तो एक के साथ एक बोतल फ्री का ऑफर भी चला दिया। इसकी वजह से दिल्ली में शराब की खपत काफी बढ़ गई। नई शराब नीति के तहत यह भी नियम में मेंशन किया गया था कि अगर रिटेलर चाहे तो वो एमआरपी से कम रेट पर भी शराब बेच सकता है, लेकिन यहाँ तो मैन्युफैक्चरर ही शराब बेचने लगा था, जिसकी वजह से लोग दिल्ली सरकार की नीयत पर सवाल उठाने लगे। पहले जब पूरी दिल्ली में 800 से ज्यादा शराब की दुकान खुली थी, उसी समय 13 मिलियन लीटर से ज्यादा शराब की खपत थी, लेकिन नई शराब नीति के तहत लगभग आधी दुकानें खुली थी। इसके बावजूद दिल्ली में शराब की खपत 24 मिलियन लीटर से अधिक हो गई थी। इस हिसाब से तो नई पॉलिसी में सरकार को मिलने वाला रेवेन्यू बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि शराब की खपत ज्यादा हो गई थी, यानी उसकी बिक्री ज्यादा हो रही थी। पहले 750 ml की शराब की बोतल का होलसेल प्राइस 167 रुपए के आसपास था। वहीं नई शराब नीति के तहत इस प्राइस को बढ़ा दिया गया और अब इतनी ही शराब की होलसेल में कीमत 188 रुपए हो गई। इसी बोतल पर पहले एमआरपी जहां 530 हुआ करती थी, अब यह बढ़कर 555 रुपए हो गई। लेकिन इन सब के बाद भी सरकार की कमाई बढ़ने की बजाय घट गई। इसके बाद सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों का माथा ठनक गया। खासतौर से दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने जब ये सब देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में उन्होंने साफ साफ मेंशन किया कि किस तरह मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति में कुछ नई चीजों को ऐड ऑन किया, इनका अप्रूवल नहीं लिया। इसकी वजह से वो शराब नीति जो वास्तव में दिल्ली में इंप्लीमेंट की जा रही है, वो मल्टीपल एक्ट का वायलेशन कर रही है, जिनमें साल 1991 का GNCTD एक्ट, TOB यानी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1993, साल 2009 और 2010 का दिल्ली एक्साइज एक्ट शामिल है। न्यूज में 2 बातें मेंशन की गई थी। कहीं पर यह लिखा हुआ था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से अप्रूवल नहीं मिला और कहीं पर यह लिखा था कि उनसे अप्रूवल मिल गया है। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने जो रिपोर्ट पेश की थी उसमें इस चीज को मेंशन किया था कि दिल्ली सरकार ने भले ही नई शराब नीति का अप्रूवल ले लिया, लेकिन शराब नीति को लागू करने के बाद सरकार ने जो चेंजेस किए थे वो बिना अप्रूवल के किए थे।
पहले जो नई शराब नीति अडॉप्ट की गई थी, जो इनलीगल प्रैक्टिस हो रही थी, उसमें मैन्युफैक्चरर को लिकर वेंडर का लाइसेंस नहीं दिया जाना था, लेकिन बाद में मैन्युफैक्चरर खुद ही शराब बेच रही थी। सरकार ने कई ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को भी लाइसेंस दे दिए थे। चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में लाइन बाय लाइन एक एक चीजों को मेंशन किया गया था। एग्जाम्पल के तौर पर खाऊ गली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने पहले टाइम में दिल्ली में कुछ गड़बड़ की थी, जिसकी वजह से उसे ब्लैकलिस्ट किया गया था, लेकिन नई शराब नीति के तहत उसे भी जोन 2 और 3 में लिकर वेंडिंग का लाइसेंस दे दिया गया। एक कंपनी ने 30 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए थे, उसे एयरपोर्ट पर शराब की दुकान चलाने का लाइसेंस दिया जाना था, लेकिन आगे चलकर उसे एयरपोर्ट पर शराब की दुकान खोलने की परमिशन नहीं मिली। तब सरकार ने बिना अप्रूवल के उस कंपनी को 30 करोड़ रुपए वापस कर दिए, जो दिल्ली एक्साइज रूल 48B का वायलेशन था। इस रूल के मुताबिक डिपॉजिट मनी को किसी भी कीमत पर वापस नहीं किया जा सकता है। कोविड के टाइम पीरियड पर कुछ कंपनियों के लगभग 144 करोड़ रुपए पेंडिंग थे। मनीष सिसोदिया ने बिना किसी अप्रूवल लिए खुद से डिसीजन लिया और ये सारे पैसे माफ कर दिए। बियर की एक पेटी पर 50 रुपए इंपोर्ट फीस लगती थी, जिसे भी माफ कर दिया गया। विदेश से जो शराब आई थी उसमें भी छूट दे दी गई। इन तमाम डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन इनके लिए भी किसी से अप्रूवल नहीं लिया गया। पुराने नियम के अनुसार किसी भी कंपनी का शराब लाइसेंस अगर एक्सपायर हो जाता था तो उसे दोबारा फीस लेकर रिन्यू किया जाता था, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने कुछ कंपनियों से बिना लाइसेंस फीस लिए ही उनके लाइसेंस को आगे की डेट के लिए रिन्यू कर दिया। एग्जाम्पल के लिए 1 अप्रैल 2022 को सीधे 1 मई 2022 कर दिया गया। आगे भी इस चीज को कंटिन्यू किया गया। 1 जून 2022 को एक्सपायर हुए लाइसेंस को आगे के 31 जुलाई 2022 तक एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन इसके लिए कोई पैसा चार्ज नहीं किया गया। चीफ सेक्रेटरी ने इस तरह के डिसीजन के लिए मनीष सिसोदिया पर डायरेक्ट एलिगेशन लगाया कि उन्होंने बिना किसी से अप्रूवल लिए ही इस तरह के निर्णय लिए और फिर उसने इम्प्लीमेंट किया। इसकी वजह से दिल्ली सरकार को 580 करोड़ रुपए के एक्साइज रेवेन्यू का नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, चीफ सेक्रेटरी ने यहां तक कहा कि मनीष सिसोदिया ने ये सारी चीज किसी गलती के तहत नहीं की हैं, बल्कि जानबूझकर की हैं, ताकि शराब बनाने वाली लॉबी को फायदा हो सके। ये तमाम चीज जब लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना के सामने आई तो उन्होंने इस मामले पर एक इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी को अपॉइंट कर दिया। इधर मनीष सिसोदिया ने जब इन तमाम चीजों को होते हुए देखा तो उन्होंने 31 जुलाई 2022 को नई शराब नीति को तत्काल वापस ले लिया और पुरानी शराब नीति को दोबारा इंप्लीमेंट कर दिया। लेकिन इन तमाम चीजों के सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं के बुरे दिन तो शुरू हो चुके थे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक साथ आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई और उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा एक एप्लीकेशन दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को दी। इसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी पर सीधे 500 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाया। लिकर लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन में घोटाले का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालने की डिमांड की। इसके साथ ही कांग्रेस ने अन्ना हजारे को भी लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि आप महाराष्ट्र में शराबबंदी के लिए भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं, लेकिन आपके लाडले और दिल्ली के नालायक मुख्यमंत्री शराब के ठेके खोल रहे हैं। दूसरी तरफ देश की इन्वेस्टिगेटर एजेंसी सीबीआई भी एक्टिव हो गई। वो अलग अलग जगह पर लगातार छापेमारी कर रही थी, एविडेंस कलेक्ट कर रही थी। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने इस मामले में 16 लोगों के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज की। इन सभी पर आईपीसी सेक्शन 120B करप्शन प्रिवेंशन एक्ट 1988 की धारा 7 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत सेक्शन 477A के चार्ज लगाए गए। इनमें मनीष सिसोदिया का नाम सबसे ऊपर था। उनके साथ उनके करीबी 3 और लोगों पर सीधे आरोप लगाए गए। आरोपों के मुताबिक जल्दी और ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में यह कांड किया गया। 20 अगस्त 2022 को सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के घर पहुंचती है और वहां पर छापामार कार्रवाई करती है। उनके बैंक लॉकर और बाकी चीजों को चेक करती है। हालांकि सीबीआई को इस छापेमारी में ज्यादा कुछ हासिल नहीं होता। सीबीआई ने आईपीसी 120B और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 477A के तहत जो मामला दर्ज किया था, ये PMLA कोर्ट का मामला भी बनता है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस सामने आता है। इसलिए अब इस मामले में 22 अगस्त 2022 को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ED की एंट्री होती है। दोनों ही एजेंसी अपने अपने डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर देती हैं। इसके साथ 5 सितंबर 2022 को बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टिंग ऑपरेशन की फुटेज सामने रखती है। सीबीआई की चार्जशीट में 13 नंबर पर आरोपी सनी मरवा का नाम था। ये स्टिंग ऑपरेशन सनी के पिताजी का था, जिसमें वो शराब घोटाले को लेकर कुछ खुलासे कर रहे थे। 253 करोड़ लेते जाओ, जिन्हें मर्जी लगाना करो, जो मर्जी करो। 253 करोड़ एक बंदे दो साल दा। ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ
52 करोड़ लिया। इसके अकॉर्डिंग पॉलिसी को साइड लाइन करके टेंडर दिए गए। एक टेंडर देने के लिए ऊपर के लोगों ने किसी से 350 करोड़ रुपए लिए तो किसी से 500 करोड़ रुपए लिए। एक बार जो व्यक्ति टेंडर ले लेता था फिर वो अपने मनमाने हिसाब से काम करता था, सरकार उस पर कोई कंट्रोल नहीं करती थी। श्री मरवाने बताते हैं कि एक साल के टेंडर के लिए 253 करोड़ रुपए लिए गए। उन्होंने बताया कि पुरानी पॉलिसी के तहत अगर 20 रुपए का माल लिया जाता था तो उसमें से 70% सरकार के पास जाता था और बाकी 10% की बचत होती थी। लेकिन नई पॉलिसी में इनका कहना था कि आप 20% का माल ले लो और उसके बदले में हमारा पूरा कमीशन हमें दे दो। इसके साथ ही तो ये भी खुलासा करते हैं कि 12% के कमीशन में 6% हमें उन लोगों को देना होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 6% हमें ब्लैक में देना होता है। 25 नवंबर 2022 तक सीबीआई इस मामले में अपनी जांच कंप्लीट कर लेती है। इसके साथ ही 26 नवंबर को ईडी भी अपनी जांच को पूरा कर लेती है और इसके बाद ये दोनों एजेंसीज इस मामले में एक्यूज्ड के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल कर देती हैं। सीबीआई की चार्जशीट दिल्ली कोर्ट में फाइल होती है और ईडी अपनी चार्जशीट पीएमएलए कोर्ट में फाइल करती है। एक एफआईआर, एक ईसीआईआर और 8 चार्जशीट को मिला करके कुल 10 डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने सबमिट किए गए थे। इसके बाद कोर्ट में हियरिंग शुरू हुई। जो आरोप लगाए गए उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है उसने मिडिलमैन को यूज करके एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे कि शराब लॉबी को फायदा हुआ और शराब लॉबी ने उन्हें चुनाव के दौरान पैसा दिया। विजय नायर, दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा ही वो मिडिलमैन हैं जिनको केजरीवाल और सरकार में बैठे उनके लोगों ने इस्तेमाल किया। इसमें केजरीवाल की लीडरशिप ने साउथ ग्रुप के व्यवसायियों के साथ मिलकर इस स्कैम को किया। इसके लिए साउथ इंडिया के शराब व्यवसायियों, राजनेताओं ने बाकायदा एक ग्रुप बनाया और फिर इस घोटाले को अंजाम दिया। एजेंसी ने सभी एक्यूज्ड पर जिस तरह के आरोप लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग इस घोटाले का तरीका कुछ ऐसा ही है। अगर आपको इस मॉडल को समझना है तो यूपी में सपा और बसपा सरकार के टाइम पीरियड में लागू शराब पॉलिसी और पोंटी चड्डा की लिकर मार्केट में मोनोपोली को जरूर समझिएगा। जब आम आदमी पार्टी नई शराब नीति की प्लानिंग कर रही थी तो साउथ ग्रुप के मेंबर्स आपस में मिलकर उस पॉलिसी के मेकर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और स्टेट में उनसे अपने इंटरेस्ट वाली पॉलिसी को लागू करवा देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट पर उनकी मोनोपोली हो जाती है। वो मार्केट से मनचाहा पैसा निकालते हैं और इस पैसे से गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकर्स की डिमांड को पूरा कर देते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकर, लीडर्स और बिजनेसमैन के इंटरेस्ट तो पूरे हो जाते हैं लेकिन जेब पब्लिक की कटती है और वो पैसा ईमानदारी से टैक्स रेवेन्यू के तौर पर सरकार के पास भी नहीं पहुंचता। आइए इस बात को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। साउथ इंडिया के ग्रुप की बात करें तो इसमें 5 लोग इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे और इन सबको लीड कर रही थी के कविता, जो तेलंगाना की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की बेटी और बीआरएस लीडर भी हैं। अरबिंदो फार्मा के एसोसिएट शरत रेड्डी, मंगूटा रेड्डी आईआरएस कांग्रेस पार्टी के एक एमपी हैं। उनके बेटे राघव मंगूटा के अलावा के कविता, केसीए, बुच्ची बाबू, अरुण रामचंद्र, अभिषेक बोइनपल्ली शामिल रहे हैं। हालांकि इनमें और भी प्लेयर थे मगर मुख्य रूप से यही लोग शामिल हैं। इसके बाद एजेंसी ने आम आदमी पार्टी के बारे में बताया कि पार्टी की टॉप लीडरशिप ने 3 मिडिलमैन रखे थे जिनके जरिए उसने ये पूरा काम किया: विजय नायर, दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा। एजेंसी ने आगे बताया कि विजय नायर बेसिकली अरविंद केजरीवाल के संपर्क में था और उनके दिए गए ऑर्डर को फॉलो करता था। इसी तरीके से दिनेश अरोड़ा उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के संपर्क में था और उनके बताए हुए टास्क को कंप्लीट किया करता था। अमित अरोड़ा इन दोनों के साथ था। इस तरह ये 3 लोग सरकार और साउथ ग्रुप के बीच मीडिएटर बने हुए थे। अपने इस इफेक्ट को एस्टैब्लिश करने के लिए एजेंसी ने जो एविडेंस प्रेजेंट किया उसके अकॉर्डिंग बताया कि विजय नायर ने साल 2022 के पीएमएलए एक्ट के अंडर सेक्शन 50 के अंतर्गत एजेंसी को दिए गए अपने स्टेटमेंट में एक्सेप्ट किया कि वो साल 2020 से ही दिल्ली के एक कैबिनेट मिनिस्टर के बंगलों में रहा करता था। ये बंगलो कैलाश गहलोत को अलॉटेड था। आपको बता दें कि विजय नायर किसी भी सरकारी पोजीशन को होल्ड नहीं करता था। विजय नायर आम आदमी पार्टी का मीडिया और कम्युनिकेशन इंचार्ज था, जबकि कैलाश गहलोत खुद नजफगढ़ के एक खुद के प्राइवेट प्लेस पर रहते थे। विजय नायर अरविंद केजरीवाल के सेपरेट ऑफिस में रहकर काम किया करता था। दिनेश अरोड़ा के बारे में बताया गया कि ये एक चेन रेस्टोरेंट का ओनर है, अनप्लग्ड कोर्टयार्ड का मालिक है, NARI नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन का मेंबर भी है। इसके अलावा यूट्यूब पर आने वाले AIB को भी ये मैनेज किया करता था। मगर इस घोटाले में इसका रोल ये था कि ये मनीष सिसोदिया के लिए दिए गए टास्क को पूरा करता था। बेसिकली सरकार और साउथ लॉबी के बीच में एक मीडिएटर के तौर पर रोल प्ले कर रहा था।
इसके अलावा दिनेश अरोड़ा के बारे में एजेंसीज ने कहा कि इसके दिल्ली में अच्छे खासे टर्म्स थे। ये रेस्टोरेंट ओनर्स के साथ मिलकर उन्हें आम आदमी के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा था। हालांकि ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बदले में इन रेस्टोरेंट को बिजनेस में बेनिफिट देने की बात की थी। अमित अरोड़ा दिनेश अरोड़ा का ही दोस्त था, जो गुड़गांव में बड़ी रिटेल नाम की कंपनी का ओनर था। वो चाहता था कि दिल्ली में भी वो रेस्टोरेंट ओनर से मिले और उनके साथ बिजनेस की बात करे। उसके लिए उसे मनीष सिसोदिया से मिलना था, इसीलिए वो दिनेश अरोड़ा के पास आया। दिनेश अरोड़ा ने उसे संजय सिंह से मिलवाया और संजय सिंह ने कहा कि वो उसे मनीष सिसोदिया से मिलवा देंगे। एजेंसीज के अकॉर्डिंग संजय सिंह ने इस काम के लिए एक शर्त रखी कि अमित अरोड़ा को अपनी कंपनी के कुछ स्टैक संजय सिंह के पीए विवेक त्यागी को देने होंगे। यही एलिगेशन संजय सिंह पर भी लगा, इसके लिए उन्हें अरेस्ट किया गया। अदरवाइज इस मामले में एजेंसीज ने मेन अक्यूज के तौर पर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को ही रिप्रेजेंट किया। यहाँ ईडी ने क्लेम किया कि संजय सिंह से मुलाकात के बाद लगभग सारी चीजें तय हो जाती हैं और एक दिन मनीष सिसोदिया अमित अरोड़ा संजय सिंह के घर पर मुलाकात करते हैं, जहां अमित अरोड़ा को लाइसेंस के लिए फेवर करने के एवज में 2.2 करोड़ रुपए देने की डील होती है। इस इंसिडेंट के बाद विजय नायर, दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा एक साथ काम करने लगते हैं। इसी बीच दिल्ली सरकार अपनी नई लिकर पॉलिसी को लेकर शराब वेंडर्स को इनवाइट करती है। इसके लिए पेपर्स में एडवर्टीजमेंट्स भी पब्लिश करती है और इन सारे एडवर्टीजमेंट्स को साउथ में एक एक्स MP मांगूटा रेड्डी भी देखते हैं। उनकी फैमिली बीते 71 सालों से शराब के व्यापार में है। इस एडवर्टीजमेंट को पढ़ने के बाद वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से एक मीटिंग फिक्स करते हैं। ये मीटिंग 16 मार्च 2021 को अरविंद केजरीवाल के साथ तय होती है। शाम के लगभग 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल से मांगूटा रेड्डी की मुलाकात होती है। बातों बातों में सीएम केजरीवाल कहते हैं कि तेलंगाना के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की बेटी के कविता भी उनसे मिलने के लिए आई थी, आप उनसे मिल लीजिए और बात कर लीजिए। इसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि गोवा के इलेक्शन आने वाले हैं और इसके लिए लगभग 100 करोड़ के फंड की आवश्यकता होगी। ये सारी बातें उन्होंने जांच के दौरान ईडी से शेयर की हैं। इस मुलाकात के बाद मांगूटा रेड्डी जब वापस अपने घर आते हैं तो के कविता के साथ कांटेक्ट बात करती हैं और उन्हें बताती हैं कि वो काफी समय से विजय नायर और अरविंद केजरीवाल के टच में हैं और हमें इन लोगों को 100 करोड़ रुपए देने हैं, इनमें से 50 करोड़ आपको देने हैं। मांगूटा रेड्डी 50 करोड़ तो नहीं लेकिन 25 करोड़ देने के लिए रेडी हो जाते हैं। 28 मार्च को 10 करोड़ की राशि दी जाती है और आगे जून में 15 करोड़ की राशि दी जाती है। इसके बाद के कविता कहती हैं कि उनका सीए बुच्चू बाबू आगे संपर्क में रहेगा। इस तरह कई सारे लोग मिलकर 100 करोड़ रुपए का पूल बनाते हैं और वो आम आदमी पार्टी तक पहुंच जाते हैं। इसी चक्कर में साउथ ग्रुप बन जाता है। इसी साउथ ग्रुप में सुकेश चंद्रशेखर की भी एंट्री होती है। वो कहता है कि उसने के कविता के जरिए आम आदमी पार्टी को 15 करोड़ रुपए दिए। इसके प्रूफ के तौर पर उसने सोशल मीडिया की चैट प्रस्तुत की, जिसमें उसने के कविता को अक्का यानी बड़ी दीदी कहकर संबोधित किया। अरविंद केजरीवाल के लिए AK और SJ सत्येंद्र जैन के लिए उपयोग किया। इस चैट में बातचीत के दौरान 15 किलो घी का मतलब 15 करोड़ रुपए से है। ये 15 करोड़ रुपए उसने MLC का स्टिकर लगी हुई एक ब्लैक रेंज रोवर में दिए। ये रेंज रोवर TRS के हेडक्वार्टर के सामने खड़ी थी, जिसका नंबर था 6060। फाइनली 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करके विजय नायर को दे दिए गए, जो कि आम आदमी पार्टी के बिहाफ में थे और इसके बदले में दिल्ली की शराब पॉलिसी को कुछ इस तरीके से बना दिया गया कि दिल्ली के पूरे लिकर मार्केट पर साउथ के इस ग्रुप की मोनोपोली आ जाए। इसके लिए साउथ ग्रुप ने दिल्ली के 9 जोन पर तो डायरेक्ट कब्जा कर लिया, बाकी के जोन पर भी इन लोगों ने अपने रिलेटिव्स और डमी लोगों को बिठा दिया। इस मामले में जांच एजेंसी के रडार पर आए शरद रेड्डी ने PMLA कानून सेक्शन 50 के तहत जो बयान दिया, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने विजय नायर पर इस बात के लिए दबाव डाला कि हम इतनी बड़ी डील कर रहे हैं, लेकिन हमें एक बार अरविंद केजरीवाल से आप मिलवा दीजिए। जब यह प्रेशर काफी बढ़ गया तो 25 अप्रैल 2023 को इन लोगों को अरविंद केजरीवाल से मिलवाने का इंतजाम किया गया। इसके लिए शरद रेड्डी को दिल्ली बुलवाया गया, जहां ओबेरॉय होटल में उसे रुकवाया गया। एक ब्लैक SUV होटल में उसे लेने के लिए पहुंची और वो उसे वहां से लेकर CM केजरीवाल के बगल वाले घर में ले गई, जहां उसे वेट करने के लिए बोला गया। थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल वहां आते हैं, नई लिकर पॉलिसी के ऊपर उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि विजय नायर इन तमाम चीजों को हैंडल करने के लिए कैपेबल है। ये हम सभी के लिए विन विन सिचुएशन है। ईडी की चार्जशीट में दूसरी बार डायरेक्ट अरविंद केजरीवाल का नाम आया। इस मामले की जांच के साथ साथ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए सम्मन भी भेज रहा था। 30 अक्टूबर 2023 से लगातार उनकी गिरफ्तारी से पहले तक 9 सम्मन उन्हें भेजे जा चुके थे, मगर उनमें वो उपस्थित नहीं हुए। इस बीच ईडी की कार्रवाई जारी थी। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी थी। इस मामले में
इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनीष सिसोदिया पर जो अगला आरोप लगाया उसके अकॉर्डिंग पुरानी लिकर पॉलिसी में होलसेलर का मार्जिन 5% हुआ करता था। नई लिकर पॉलिसी में भी होलसेलर का मार्जिन 5% ही रखा गया, लेकिन जब साउथ ग्रुप से डील पक्की हो गई उसके बाद मनीष सिसोदिया ने लास्ट मोमेंट पर बिना एलजी के अप्रूवल के खुद से निर्णय लेकर होलसेलर के मार्जिन को 12% कर दिया। अब इस 12% को लेकर भी ये बात सामने आई कि दिल्ली सरकार ने होलसेलर पर इस बात का दबाव डाला कि इस 12% कमीशन में से 6% आपको हमें वापस रिटर्न करना होगा। इस बात को प्रूव करने के लिए सीबीआई ने अपनी रेड के ड्यूरेशन में मनीष सिसोदिया के घर में बरामद किए गए कंप्यूटर को प्रस्तुत किया, जिसमें फॉरेंसिक जांच के बाद 2 फाइल निकलकर सामने आई, जिनमें से एक को 15 मार्च 2021 को सुबह 11:27 पर मॉडिफाई किया गया था और दूसरी को 19 मार्च 2021 को मॉडिफाई किया गया और इसमें केवल एक ही चेंज किया गया था कि 5% के मार्जिन को बढ़ाकर 12% कर दिया गया था। अब 15 मार्च से 19 मार्च के बीच में कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई थी, तो डेफिनेटली ये काम मनीष सिसोदिया ने खुद से ही किया था। इसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक और घटनाक्रम की डिटेल को शेयर किया। इसके अनुसार 22 मार्च 2021 को नई लिकर पॉलिसी का ड्राफ्ट कैबिनेट मीटिंग में पेश किया जाना था। इसके पहले 14 मार्च 2021 से 17 मार्च 2021 के बीच पूरे के पूरे साउथ ग्रुप को दिल्ली के सिविल लाइन स्थित ओबेरॉय होटल में बुलवाया गया और वहां उनकी मीटिंग रखी गई। जिस ड्यूरेशन में ये सभी लोग होटल के बिजनेस सेंटर में एक मीटिंग कर रहे थे, उसी समय की सीसीटीवी फुटेज चेक करने के दौरान एजेंसीज ने नोटिस किया कि एक व्यक्ति होटल के फोटोकॉपी मशीन में कुछ पेज लेकर उनकी फोटोकॉपी कर रहा था। बाद में उसे फोटोकॉपी मशीन की जांच की गई तो पता चला कि वो कुल 36 पेज थे। नई लेकर पॉलिसी के ड्राफ्ट में भी इतने ही पेज थे। एजेंसी का कहना है कि जो ड्राफ्ट पहले कैबिनेट मीटिंग में रखा जाना था वो इस बिजनेस मीटिंग में रखा गया और इसे साउथ ग्रुप में अप्रूव कराया गया। इसके बाद सरकार की कैबिनेट मीटिंग में इसे रखा गया। बताया गया कि मनीष सिसोदिया ने पॉलिसी के ड्राफ्ट को अरविंद केजरीवाल के घर पर उनके एक आदमी सी अरविंद को दिया था। 13 मार्च 2023 को जब एजेंसीज ने सी अरविंद को पकड़ लिया तो उसने भी इस इंफॉर्मेशन को कंफर्म कर दिया। इसके अलावा ईडी ने कहा कि के कविता के सीए बुच्ची बाबू के घर जब रेड मारी गई तो उनका फोन जब्त कर लिया गया, जिसकी फॉरेंसिक जांच की गई। 6 मार्च 2021 से लेकर 20 मार्च 2021 के बीच चैट का डिलीटेड चैट डिटेल भी निकलवाई गई। उनके फोन में 20 मार्च की चैट डिटेल मिली। उसके फोन में पॉलिसी का ड्राफ्ट पहले से मौजूद था। एक डायरेक्ट होलसेल डीलर की पोस्ट बनाई गई थी जो साउथ ग्रुप को सपोर्ट करने वाला व्यक्ति ही हैंडल करेगा, यह डायरेक्ट कमेटी को ही रिपोर्ट करेगा। आपको बता दें कि सीक्रेट बातचीत करने के लिए ये सभी लोग आपस में सिग्नल ऐप का इस्तेमाल करते थे। जनरल बातचीत के लिए व्हाट्सएप को यूज करते थे। इसके अलावा कुछ होलसेल लिकर डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे भी थे जिनको जानबूझकर इस खेल से बाहर कर दिया गया था। महादेव लिकर एक ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूटर था जो अपने 12% कमीशन में से 6% वापस करने के लिए रेडी नहीं था, इसलिए अमित अरोड़ा ने उसे जानबूझकर बाहर कर दिया और उसका लाइसेंस सरेंडर करवा दिया। साथ ही उसकी पंजाब में मौजूद फैक्ट्री को बंद कराने की धमकी भी दी गई और एक्चुअल में ऐसा हुआ भी। महादेव लिकर ने अपनी लाइसेंस सरेंडर कर दिया। उसके बाद भी पंजाब के अधिकारियों के मौखिक आदेश पर उसकी कंपनी को बंद करवा दिया गया। एजेंसी इसने इन तमाम आरोपों में मनीष सिसोदिया के अलावा 36 और लोगों को आरोपी बनाया। इन सभी के मोबाइल जब्त किए गए और साथ ही ये भी जानकारी निकलकर सामने आई कि इन सभी ने इस दौरान 170 मोबाइल का इस्तेमाल किया, जिनकी कुल कीमत 1.38 करोड़ थी। 1 जनवरी 2021 से लेकर 19 अगस्त 2022 तक मनीष सिसोदिया ने 3 मोबाइल फोन और 1 सिम का इस्तेमाल किया। वो इन मोबाइल को सिम बदलकर इस्तेमाल कर रहे थे। जब ईडी ने उनके मोबाइल को जब्त किया तो मनीष सिसोदिया के पास से 2 मोबाइल गायब मिले और जो 1 मोबाइल मिला वो नया था, जिसे वे 22 जुलाई 2022 से इस्तेमाल कर रहे थे। साल 2022 के अगस्त से सितंबर महीने के बीच में ही कुल 18 मोबाइल इस्तेमाल किए गए थे। इनमें 4 सिम कार्ड को मोबाइल बदल कर इस्तेमाल किया गया। इसकी वजह से ईडी को जांच करने में और भी ज्यादा परेशानी हुई। इसको लेकर ईडी ने एक और केस लगाया है। कुछ इस तरह पूरा पैसा इकट्ठा किया गया और फिर इसे गोवा चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए वहां पहुंचा दिया गया। बिना बैंकिंग का इस्तेमाल किए इस कैश को ट्रांसफर करने के लिए आंगड़िया नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया। यह मनी ट्रांसफर का एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें अगर आप कोई पैसा किसी जगह पर भेजना चाहते हैं तो आपको अपनी लोकेशन पर मौजूद अंगड़िया को वो पैसा देना होगा। वो आपको एक कोड देगा, उसी कोड के सहारे हवाला डिस्ट्रीब्यूटर उस कैश को आपके बताए गए डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा और बदले में अपना कुछ कमीशन ले लेगा। आम आदमी पार्टी ने साउथ लॉबी को इस्तेमाल करके गोवा में मौजूद और कांतिलाल अनगड़िया के पास अपना पूरा पैसा पहुंचवाया और वहां से अपनी पार्टी के लिए कैंपेनिंग कर रही कंपनियों को पैसा दिया। यह पैसा ज्यादातर कैश में दिया गया।
कुछ पैसा लीगल बिल के जरिए भी दिया गया। जानकारी के मुताबिक अंगड़िया के एक ग्रुप के द्वारा 25 करोड़ और बाकी के ग्रुप के द्वारा करोड़ों रुपए गोवा के एक कंपनी के लिए पहुंचा दिए गए। पार्टी ने विज्ञापन और होर्डिंग पर जो पैसा खर्च किया उस पैसे को भी हवाला के जरिए चुकाया गया। ईडी ने इस मामले में जितनी भी जानकारी शेयर की है उन सभी के एविडेंस भी सामने रखे हैं। अरविंद केजरीवाल के करीबी कहे जाने वाले विजय नायर के ऊपर ये आरोप भी लगे हैं कि इस पूरे कैंपेन में पेमेंट के दौरान उन्होंने कुछ बोगस इनवॉइस भी बनवाई ताकि ब्लैक मनी को वाइट किया जा सके। उम्मीद करते हैं कि इस मामले को आप समझ गए होंगे। हमारा मकसद पब्लिक डोमेन में मौजूद इन्फॉर्मेशन को आसान शब्दों में आप तक पहुंचाना था। मामले में अंतिम निर्णय कोर्ट देगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।